मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अब 2024 के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता का गढ़ कहे जाने वाले मालवा निमाड़ से इसकी शुरुआत भी कर दी है। विधानसभा चुनाव 2023 में हार के बाद कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की चुनौती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब 24 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है। पार्टी ने मिशन लोकसभा की शुरुआत मालवा निमाड़ से की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों से भी वन टू वन चर्चा की। दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर उत्साह है और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज भी कसा। कांग्रेस नेताओं को भी दिग्विजय सिंह के दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। चुनाव के गिनती के पहले घोषणा कर देते हैं, ये कैसे मालूम पड़ता है इन्हें? पहले उन्होंने 2014 में क्या दिया था? बहुमत 2072 पे आता, 284 आए। फिर कहा था 300 पार, 303 आए। अब कह रहे 400 पार। अब अगली उसके बाद कह देंगे 542। लड़ाई है, लड़ेंगे। लंबे समय से हम देख रहे हैं 28 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस को हार मिली, एक सीट मिली। देखते हैं न कहीं पूरे संगठन पर, आम जनता में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़े माननीय दिग्विजय सिंह जी की एक अलग पहचान है। संगठन का एक अलग उनकी व्यूह रचना रहती है और मैं समझता हूं कि जो भी निर्देश वो हम लोगों को देंगे लोकसभा चुनाव के लिए, हम लोग उसका पालन करेंगे। जिस प्रकार से जो कमियां हमारी विधानसभा में रही, उस कमियों को हम पूरी करेंगे और इस लोकसभा का अंदर चुनाव पूरा मुस्तैदी से हम लड़ेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपने को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अभी विधानसभा चुनाव की हार से उबर नहीं पाई है। अभी तो हारे हैं वो उसके हार से पहले उभर लें, उसके बाद फिर लोकसभा की तैयारी करें। दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं को हमेशा मोटिवेट करते हैं। संगत में पंगत जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का ये मोटिवेशन पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की पहली कैबिनेट बैठक संस्कारधानी जबलपुर में हुई। क्षेत्रवार इलाकों को साधते हुए बीजेपी का लोकसभा की 29 सीटें क्लीन स्वीप करने का इरादा है। संभागवार बैठकों का प्लान किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जबलपुर तो झांकी है। इंदौर, रीवा, ग्वालियर अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जबलपुर में पहली कैबिनेट बैठक की, जिसके साथ ही ये साफ हो गया कि ये तो महज एक झलक है, पिक्चर अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चौथी पीढ़ी एक्शन के साथ इनोवेशन का फॉर्मूला अपनाते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को भी चरितार्थ कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली सभा खरगोन में की। उसके बाद कैबिनेट बैठक जबलपुर में, जहां करोड़ों की सौगात के साथ कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। पर इस बैठक का मकसद महज परिवर्तन नहीं, बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। कैबिनेट का लोकसभा कनेक्शन क्या हो सकता है? बीजेपी का सभी 29 सीटें क्लीन स्वीप का प्लान। लोकसभा सीटों के मद्देनजर होगी कैबिनेट मीटिंग। समीक्षा बैठकों से हर इलाके पर रहेगा फोकस। वोट शेयर बढ़ाने और बूथ मजबूत करने की तैयारी है। डबल इंजन सरकार और मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना है। संभाग संभाल कर 24 साधने की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव को फोकस करते हुए बैठकें कर रही है। महाकौशल के बाद मालवा निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है, तो इधर कांग्रेस संभागवार बैठकों पर ही तंज कस रही है। बहुत अच्छी बात है जबलपुर में, ये तो मुझे लगता है कि बदल बदल करके होगी तो अच्छा है। सब जगह मिलना होगा। आज इसी माध्यम से आपसे मिलना हो गया। देखिए, ये जो
कैबिनेट सब जगह कर रहे हैं, इसका स्वागत है, अच्छी बात है, करें। क्या जिन जिन इलाकों के लिए कैबिनेट हो रही है वहाँ कुछ खास मिलता है? दूसरा, हमें अनुभव है, क्योंकि भले ही मोहन यादव जी आज मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी भी यहाँ पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उमा भारती भी भाजपा की ही मुख्यमंत्री रही हैं। 22,000 घोषणाएं ऐसी पेंडिंग पड़ी हैं, लेकिन 2-4 महीने बाद पता चल जाएगा कि ये सिर्फ कैबिनेट बैठक हुई हैं या इनसे जनता को कोई फायदा हुआ है। ये हम देखने का इंतजार करेंगे। पर संभागवार बैठकों से मध्य प्रदेश को कितना फायदा पहुंचता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। पर लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर बीजेपी कांग्रेस से लीड लेती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति के साथ ही बुंदेलखंड में इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। बुंदेलखंड जहां से बीजेपी को 26 में से 21 सीटों पर जनता ने चुना, लेकिन सियासत का पावर सेंटर कहे जाने वाला बुंदेलखंड इस बार कैबिनेट के लिहाज से सूखा ही रहा। तो क्या 24 के चक्रव्यूह में ये बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है? देखिए खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड कुछ समय पहले तक ये इलाका सियासत का पावर सेंटर कहा जाता था, पर अब दिग्गजों के कैबिनेट में हिस्सा नहीं बन पाने से यहां भी सूखा नजर आ रहा है। 6 जिलों और 26 सीटों वाले बुंदेलखंड ने इस बार भी बीजेपी का भरपूर साथ दिया। 26 में से 21 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री बनने तक का सपना देख रहे कई कद्दावर नेताओं के हाथ निराशा लगी। बुंदेलखंड टू मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो शिवराज कैबिनेट में सागर जिले से 3 मंत्री थे। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री थे। 3 दिग्गज नामों में से सिर्फ गोविंद सिंह ही कैबिनेट में मंत्री बन पाए, जबकि बृजेंद्र प्रताप सिंह, जयंत मलैया, हरिशंकर खटीक, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, ललिता यादव को जगह नहीं मिली। दिग्गजों की जगह इस बार 3 नए नेताओं ने ली। लखन पटेल, धर्मेंद्र सिंह लोधी और दिलीप अहिरवार को मंत्री बनाया गया। कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सके 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि पार्टी का फैसला सबको स्वीकार है। मंत्री पद अथवा मुख्यमंत्री पद जो भी है जिसके लायक मैं हूँ, यदि किसी कारण से नहीं मिला तो मैं उसके बारे में स्वयं निर्णय करने वाला तो कोई होता नहीं हूँ और संभव ही नहीं है। और इस कारण से हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वही इस बात को बता सकते हैं। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहले भी और अभी जो नवगठित कैबिनेट है, मैं मान के चलता हूँ अच्छा काम करेगी। लाजमी है कि लंबे समय तक जिस क्षेत्र का राजनीति में दबदबा रहा हो, वहां से रसूख कम होने के बाद एक सूनापन नजर आने लगता है। इस फेरबदल को राजनीतिक जानकार भी बड़ा बदलाव मानते हैं। निश्चित रूप से जब हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास की जो प्रक्रिया है, वह जब तक मंत्रिमंडल में पर्याप्त संख्या में मंत्री ना हो तो यहाँ की बात रखेगा कौन। इसलिए आम जनता के बीच में भी इस समय बड़ा सूनापन आ रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चाहे हम मीडिया के लोग हों और चाहे जनता के विभिन्न वर्गों के लोग हों, निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। और मुख्यमंत्री बहुत सुलझे हुए आए हैं मोहन यादव जी, तो अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में साथ बुंदेलखंड को और प्रतिनिधित्व मिले। बुंदेलखंड के कुछ कद्दावर मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद एक राजनीतिक खामोशी क्षेत्र में देखने को मिल रही है, लेकिन नेतृत्व अपेक्षित न मिलने के बाद एक अलग सूनापन नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले कैबिनेट विस्तार में बुंदेलखंड के विकास को देखते हुए ज्यादा नेतृत्व मिल सकता है। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी ने लोकसभा की सभी 11 सीटों को जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। बीजेपी का क्या है प्लान, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोकसभा में भी कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जिस तरह चुनाव के ठीक पहले ताबड़तोड़ रैली कर कांग्रेस से जीती बाजी छीन ली थी, उसी तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में भी बड़े स्तर पर कैंपेनिंग की रणनीति बनाई जा रही है। विधानसभा की तरह फिर से बड़े नेताओं का गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों कोरबा और बस्तर में माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि विधानसभा चुनाव में
पार्टी को 30 सीटों पर 51% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी इसे लोकसभा में बरकरार रखना चाहेगी। इसके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले नए मतदाताओं को जोड़ने पर काम कर रही है, तो महिला मोर्चा लखपति दीदी कार्यक्रम करेगा। सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने का काम भी पार्टी करेगी। पार्टी में नए लोगों को जोड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे देश में गांव चलो अभियान चलेगा। हर कार्यक्रम के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी 75 पार। उनके दावे आपने देखे हैं और पिछला लोकसभा चुनाव हमने कांग्रेस की सरकार बनने के लगभग 4 महीने बाद ही लड़ा और 11 में से 9 सीटें हमने जीती थी और इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 2019 में कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अब छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 2019 के मुकाबले 24 में ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। कांग्रेस पिछले लोकसभा की तुलना में इस समय ज्यादा सीट जीत कर आएगी। भाजपा लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा की तरह आचार संहिता लगने से पहले प्रत्याशी उतार सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने वाली बीजेपी कई सीटों पर युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में किए गए नए प्रयोग लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देंगे या नहीं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे पर शायद सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। पहली कैबिनेट बैठक में सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच पर मुहर लगी है। मामले को भांपते हुए बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र में शामिल किया था। लेकिन क्या सीबीआई की जांच के बाद भी युवाओं को न्याय मिल पाएगा? क्या जांच के बाद कार्रवाई देखने को मिलेगी? और 2024 चुनाव में यह फैक्टर क्या गेम चेंजर बन सकता है? अब सबकी जांच होगी। सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान हुए सबसे चर्चित मामले में अब सीबीआई प्रदेश में दस्तक देने वाली है। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हुई साय कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लिया गया। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं को निष्पक्ष पारदर्शी अवसर मिले, उनको अपने सपने का साकार करने का अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसीलिए हमारी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का निर्णय 2021 के पीएससी को लेकर किया है। चुनाव के पहले से ही गरमाए मामले को भांपते हुए बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र में शामिल किया था और बीजेपी सरकार ने साल की पहली कैबिनेट में ही इसे अमल में ला दिया। मामले की गहराई में जाएं, उससे पहले ये जान लीजिए क्या है सीजीपीएससी घोटाला। कांग्रेस सरकार में कथित घोटाले का है आरोप। अधिकारियों के करीबियों के सिलेक्शन का आरोप। 11 मई 2023 को फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। 170 अभ्यर्थियों का हुआ फाइनल सिलेक्शन। 18 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन पर खड़े हुए सवाल। युवाओं और कैंडिडेट्स के बीच गरमाया मामला। बीजेपी चुनाव के पहले से मामले को उठा रही। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को घेरती रही। मामला जांच के दायरे से कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचा, लेकिन कांग्रेस सरकार में सीबीआई जांच पर रोक थी, जिसके चलते इस पर सस्पेंस गहराता रहा। इधर कांग्रेस का कहना है कि उन्हें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। सीजीपीएससी की जांच जरूर उन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए, कोई गड़बड़ी है। सिर्फ सीबीआई जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। सीजीपीएससी के मामले में बीजेपी ने चुनाव में मोर्चा खोला था। अब सरकार में आने से जाहिर है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आएगी। अब देखना होगा कि सीबीआई की दस्तक कब तक होती है, जांच का सिरा कहां तक पहुंचता है और सियासत किस अंजाम तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नए सिरे से बंगलों का आवंटन कर दिया गया है। सभी मंत्रियों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को भी बंगले आवंटित कर दिए गए। इसी के साथ ही बंगलों के आवंटन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो क्यों हो रही है बंगलों पर सियासत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद नए सिरे से बंगलों का आवंटन तो हो गया है, लेकिन इस आवंटन के बाद कई दिग्गजों की चाह अधूरी ही रह गई। पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के नवा रायपुर शिफ्ट होने की स्थिति में मुख्यमंत्री निवास में रहने की इच्छा जताई थी। इसी तरह पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शंकर नगर का वो बंगला चाहा था जिसमें पिछली सरकार के मंत्री जय सिंह अग्रवाल रहा करते थे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी अपने लिए स्पीकर हाउस को ही आवंटित करने का आग्रह किया था, पर इन दिग्गजों की इच्छाएं अधूरी ही रह गईं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा को जहां टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के बंगले आवंटित हुए हैं, वहीं जय सिंह अग्रवाल वाला बंगला ओपी चौधरी को मिला है। शिव डहरिया वाला बंगला श्याम बिहारी जायसवाल को तो भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री निवास के सामने वाला बंगला मिला है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उनके पड़ोसी होंगे, उन्हें भी सिविल लाइन में बंगला आवंटित कर दिया गया है। दरअसल बंगलों को लेकर हर किसी की दिलचस्पी इसलिए भी होती है क्योंकि कई बंगलों के साथ शुभ अशुभ का मिथक भी जुड़ा है। माना जाता रहा है कि कुछ बंगलों में रहने वाले नेता फिर कभी जीत नहीं पाते। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का बंगला शुभ माना जाता है। यहाँ रहते हुए कभी बृजमोहन को हार का सामना नहीं करना पड़ा। बंगलों के आवंटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया जहां बंगलों के आवंटन में विपक्ष के नेताओं की पसंद का ध्यान रखने की बात कहते हैं, वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेसियों को अब बंगले का मोह छोड़ना चाहिए। सरकार की तरफ से हमारे जैसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय महंत जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, उन लोगों ने जिन बंगलों की मांग की थी निश्चित रूप से उनको दे देना चाहिए था। उसमें कोई ज्यादा राजनीति नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा प्राथमिकता तो देना चाहिए। हमारी सरकार ने किया था, जहां उन लोगों ने मांग किया था उनको दिया गया था। देखिए, कांग्रेसी अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति के क्षेत्र में आते हैं, तो विपक्ष में रहने के बाद भी वो अपनी सुख सुविधा तलाशते हैं। मतलब समझ लीजिए, जब सत्ता में रहे होंगे तो कितना भोग विलास का मन रहा होगा। ये जनता की सेवा का भाव इनमें नहीं होता। अरे वो ढूंढे कि जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। बंगला ढूंढने में क्या मिलेगा? वो तो आराम करें, घर में रहें और पूरा सुख का उपयोग करें। अगर सार्वजनिक क्षेत्र में राजनीति में आए हैं तो बंगला नहीं ढूंढना चाहिए। ये विलासिता के कारण ही तो धक्का दिया है जनता ने। सरकारी बंगलों के साथ रसूख तो जुड़ता ही है, कई मिथक भी जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि इसको लेकर सियासत भी होती है। फिलहाल इतना तो तय है कि जिम्मेदारों के नए पते में शिफ्ट होने के बाद कामकाज में तेजी जरूर आएगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।